आज तुम्हें वो दर्द महसूस करने को मिलेगा जो तुमने आज तक हजारों लड़कियों को दिया है। थोड़ी ही देर में उसके पेट से बहुत सारा खून बहने लगा। अब उसे अपनी कही हुई बातों पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने जैसा इस लड़की के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। वो मनी मन सोचने लगा कि ये लड़की तो किसी राक्षस से कम नहीं है। असल में उसका कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए वहां की आवाज बाहर नहीं जाती थी। जब दीपिका ने समय देखा तो उसके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हुए थे। उसने बिग बॉस को एक जोर का मुक्का मारा और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। फिर वो अपना ध्यान लैपटॉप की तरफ करके रणबीर से बात करने की कोशिश करने लगी। बिग बॉस के पास एक सैटेलाइट फोन भी था, इसलिए वो उसी से रणबीर से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, पर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो रही थी। रणबीर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो रणबीर, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मुझसे बात करने की कोशिश करो रणबीर। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो दीपिका के मन में एक बार फिर से वही ख्याल आने लगा। इससे तो बस दो ही बात साबित होती थी, या तो उसकी घड़ी खराब हो गई है या वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। उसे मन ही मन इस बात का डर भी सताने लगा था। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज रणबीर को सही सलामत रखिएगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मैं घड़ी के माध्यम से पता कर सकती हूँ कि वो कहाँ है। पर अफसोस की बात यह थी कि उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि रणबीर किस लोकेशन पर था। अब उसे इस बात का एहसास तो हो गया था कि शायद मेरी घड़ी भी पूरी तरह से खराब हो गई है, इसलिए रणबीर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आया है। शायद उसे पता भी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। दीपिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी अचानक उसे रोहन की याद आई और उसे संपर्क करने की कोशिश करने लगी। रोहन, रोहन, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दीपिका बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से रोहन कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही फोन रखने वाली थी अचानक ही दूसरी तरफ से आवाज आई, दीपिका दीदी। दीपिका को रोहन की आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो खिड़की के पास चली गई और दरवाजा खोल दिया ताकि उसे साफ साफ आवाज आ सके। इस बात का डर भी था कि अगर बिग बॉस चिल्लाने की कोशिश करेगा तो उसका कोई आदमी उसकी आवाज सुन सकता है। फिर समय की नजाकत को देखते हुए दीपिका ने इतना रिस्क लिया। दीपिका ने कहा कि क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो रोहन? रोहन ने कहा, हाँ दीदी, आप कहाँ पर है दीदी? रोहन, मुझे लगता है रणबीर जख्मी हो गया, इसलिए पहले प्लीज तुम उसकी मदद करने की कोशिश करो। रोहन ने कहा, दीदी आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए, भैया पूरी तरह से ठीक है, वो तो आपको पिछले 4 दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन की बात सुनते ही दीपिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि मैं अपने साथ ही सैटेलाइट फोन लेकर जा रही हूँ, मैं यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जा रही हूँ। शायद कुछ आर्मी के लोग भी मेरा पीछा करते हुए दिख जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी करो। रोहन ने कहा, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाइए। दीपिका ने जब फिर से देखा तो उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे और इतने सारे लोगों के बीच से बचकर निकलना उसके लिए आसान नहीं था। वो वापस जाकर लैपटॉप उठाने की कोशिश करने लगी कि तभी बिग बॉस ने अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया। उसने अपने जूते के अंदर एक चाकू छुपाया हुआ था, उसने वो चाकू दीपिका के पैरों में घोंप दिया। अपने ऊपर अचानक इस हमले से दीपिका नीचे गिर गई। बिग बॉस ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं चल रही हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर नरक जाऊंगा। फिर से वो जैसे ही दीपिका के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी दीपिका ने उसके गर्दन पर एक जोरदार वार किया और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो चुकी हो। दीपिका अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। उसने अपने पैरों से चाकू निकाला और उसके ऊपर पट्टी बांधने लगी। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, पर वो किसी भी तरह से उठकर खड़ी हो गई और बाहर जाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने वो चाकू उठा लिया और मनी मन सोचने लगी कि मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं। मरने से पहले मैं कुछ दुश्मनों का खात्मा करके जाऊंगी। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो दीपिका ने देखा कि दोनों कुत्ते उस बूढ़े के साथ कमरे के अंदर आ गए। कमरे की हालत देखकर वो आदमी समझ गया कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। उसने दीपिका से कहा कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी दीपिका ने बिग बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी कार की चाबी हाँ टेबल पर रखी है, आप उसे लेकर आ जाइए। कुछ ही मिनटों में दोनों पार्किंग लॉट में आ गए। दीपिका खुद ही गाड़ी चलाना चाहती थी, पर जैसे ही उसे बूढ़े आदमी ने उसकी हालत देखी तो उसे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगा। दोनों तब तक मेन गेट के पास आ चुके थे। वहां खड़े सभी जवान उसको सल्यूट करने लगे। उनको लगा कि गाड़ी के अंदर बिग बॉस बैठे हैं।
भी गेट आधा ही खुला था कि अचानक ही सायरन बजने लगा कि कोई हमारे कैंप के अंदर घुस गया है और उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। ये सुनते ही वो आदमी गाड़ी तेजी से भगाने लगा और गेट से होते हुए बाहर की तरफ निकल गया। जब उस विकलांग आदमी ने देखा कि गेट पूरी तरह से नहीं खुला है तो उसने दीपिका से कहा, तुम किसी चीज को पकड़ लो क्योंकि मैं गाड़ी को जबरदस्ती इस गेट से बाहर ले जाने की कोशिश करूंगा। इतना कहते ही वो तेजी से गाड़ी को गेट की तरफ भगाने लगा। गाड़ी जोर से जाकर गेट से टकरा गई और एक बहुत तेज आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी गेट से बाहर की तरफ चली गई और दीवार से जाकर टकरा गई। रणबीर और दीपिका की गाड़ी के क्रैश होने के 2 दिन बाद शहर के साउथ साइड में रॉकी का अपना घर था। वहां पर वो बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे थे और एक कमरे में कुछ लोग पिछले 2 दिनों से एक लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लंबा तगड़ा सा आदमी कमरे के अंदर आया। उसे देखते ही सब डर के मारे खड़े हो गए। सबको एक एक करके घूर रहा था। फिर उसने कहा कि क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? उसमें से एक आदमी ने डर के मारे कांपते हुए जवाब दिया, सर हम उन्हें अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर मैम के लोकेशन के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा, पता नहीं मैंने तुम लोगों को किस बात के लिए रखा है, किस बात के मैं तुम लोग को पैसे दे रहा हूँ। तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं होता? वो लड़की 2 दिन से गायब है और तुम्हें अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है और किस हालत में है। कुलदीप वहीं बगल में था। वो अपने बॉस के गुस्से को शांत करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि बॉस आप अपने आप को शांत कीजिए, ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रॉकी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ नहीं तो मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुमने जो बाकी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा था उनका क्या हुआ? क्या उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली? वो लोग अभी भी खाली हाथ घूम रहे हैं। कुलदीप ने कहा, नहीं बॉस, उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है। रॉकी ने कहा, ठीक है, उन लोगों को कहो कि जब तक उन्हें कुछ पता ना चल जाए तब तक वो लोग लौट कर वापस नहीं आएंगे। असल में सिंगापुर आने से पहले रॉकी ने एक टीम बनाई थी जो हर समय दीपिका के आसपास रहेगी, पर दीपिका उन्हें मात देकर अकेले ही यहाँ पर आ गई थी। इसलिए रॉकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जब रॉकी सिंगापुर आया था तो उसे ये भी पता चला कि दीपिका फिनिक्स एंटरप्राइजेस के प्लेन से यहाँ पर नहीं आई थी। उस प्लेन में बस दीपिका की टीम ही आई थी। वो पता नहीं कैसे और किसके साथ सिंगापुर के लिए निकली थी। इस बात के लिए रॉकी उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने कहा कि तुम्हें पता है ना कि अंडरवर्ल्ड में काम पूरा नहीं करने की सजा क्या होती है, इसलिए अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं।